हेलो मित्रों, इतिहास का रिवीजन जिसको करना हो एलटी ग्रेड के लिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतिहास के PQI पूरे हिस्ट्री का रिवीजन होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, अजंता, भीमबेटका, अमरावती। देखिए भीमबेटका इसमें सही है। आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। भारत के जिन स्थानों से उच्च पूर्व पाषाण काल का उपकरण मिला है उनमें जोगदहा, भीमबेटका, बाघोर आदि प्रमुख हैं। भीमबेटका से नीले रंग के कुछ पाषाण खंड मिले हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इनके द्वारा चित्रकारी के लिए रंग तैयार किया जाता था। संभव है कि विंध्य क्षेत्र के शैलाश्रयों में बने हुए कुछ गुहा चित्र उच्च पूर्व पाषाण काल के ही हों। इनसे तत्कालीन मनुष्यों की कलात्मक अभिरुचि भी सूचित होती है। अगला क्वेश्चन है, सराय नाहरराय और महदहा संबंधित हैं। जो गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। इसकी व्याख्या है, उत्तर प्रदेश का विंध्य तथा ऊपरी एवं मध्य गंगा घाटी वाला क्षेत्र मध्य पाषाणीय उपकरणों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहरराय, महदहा व दमदमा नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थलों का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्वानों द्वारा करवाया गया था। प्रश्न 3 है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो ये निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित है कलाकृतियाँ। पूर्व पाषाण काल को उपकरणों में भिन्नता के आधार पर 3 कालों में विभाजित किया गया। निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल। भारत के विभिन्न भागों से निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित उपकरण प्राप्त होते हैं, जिन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 चापर चॉपिंग पेबल संस्कृत के उपकरण। नंबर 2 हैंड एक्स संस्कृत के उपकरण। इन स्थानों के उपकरण पत्थर के प्राप्त हुए हैं, जो कि कला के ही अंग हैं। हालांकि चित्रकारी के प्राचीनतम प्रमाण भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिले हैं, जो कि उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल है। अगला प्रश्न है चौथा, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य कोर उपकरण यानी कोनदार उपकरणों का प्रयोग करता था। इसकी व्याख्या है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव द्वारा प्रयुक्त उपकरणों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसकी व्याख्या ऊपर भी की जा चुकी है। चापर चॉपिंग पेबल संस्कृत को सोहन संस्कृत भी कहते हैं तथा मद्रास के पास पाई गई हैंड एक्स संस्कृत के उपकरण साधारण पत्थरों से कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची को मिलान करना है। बीरभानपुर, उज्जैन, कायथा, अहाड़। इसमें बीरभानपुर है। लघु पाषाण उपकरण बीरभानपुर में पाए गए। उज्जैन में क्या पाया गया? गैरिक मृदभांड परंपरा पाई गई। और कायथा में क्या पाया गया? ताम्रनिधि पाई गई। अहाड़ में बनास संस्कृति। अगला 6वां प्रश्न है। 6ठा प्रश्न देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या है, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। यहाँ लघु पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये गैरिक मृदभांड परंपरा के अवशेष मिले हैं। कायथा मध्य प्रदेश में, ताम्रनिधि प्राप्त हुई। अहाड़ राजस्थान में, बनास संस्कृत मिली है। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें कायथा कर्नाटक, ये तो एकदम गलत है। ऊपर हम देख लीजिए कायथा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और चिरांद बिहार में है। पांडुराजार ढिबी बंगाल में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। एक्सप्लेनेशन करते हैं, व्याख्या इसकी। कायथा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में चंबल की सहायक नदी काली सिंध के किनारे बसा हुआ पुरातात्विक स्थल है। कायथा की खुदाइयों में लाल, पीले तथा भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। कुछ बर्तनों पर चित्रकारियाँ भी हैं। कुछ लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से
निम्नलिखित में से कौन सा प्राक हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो ये क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा में लगभग तीनों काल के प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभी संस्कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यह स्थल राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर प्राक हड़प्पा व हड़प्पाकालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा में। 8वां प्रश्न है, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये है नेवासा। नेवासा से प्राचीनतम रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेवासा मध्य प्रदेश में है। नेवासा मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ महत्वपूर्ण पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होना है। नेवासा में रेशम का साक्ष्य प्राप्त होने से स्पष्ट है कि मध्य भारत में भी खेती का प्रचलन बड़े पैमाने पर था। 9वां प्रश्न है, किस हड़प्पी स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये सभी को मालूम है, समुद्र किनारे गुजरात में लोहथल पड़ता है। सैंधा निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। सिंधु घाटी की मुख्य भूमि उपजाऊ थी। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ तथा जौ थे। संभवतः वे धान की खेती भी करते थे। लोथल से धान तथा रंगपुर से बाजरा की खेती किए जाने के प्रमाण भी मिलते हैं। हड़प्पा में मटर तथा तिल की खेती होती थी। 10वां प्रश्न है, वैदिक संस्कृत में आते हैं। वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित हैं, तो इसमें अथर्ववेद को हटा दीजिए तो वेद त्रयी हो जाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेद भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ हैं जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिनमें से प्रथम 3 की गणना वेद त्रय के अंतर्गत होती है तथा चारों वेदों को संहिता कहते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? तो वैदिक काल में ग्राम का मुखिया को कहते थे ग्रामणी। ग्राम का मुखिया यानी ग्रामणी। यजुर्वेद की संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में राज्य के कुछ उच्च पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है जिन्हें रत्नी कहा जाता था। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी, मंत्री, विभागाध्यक्ष एवं दरबारी गण आते थे। विभागाध्यक्षों में सेनानी जो सेनापति था, सूत रथ सेना का नायक था, ग्रामणी गांव का मुखिया था, भागदुख अर्थमंत्री के नाम मिलते हैं। भागदुख अर्थमंत्री था। अपालात, अगला प्रश्न है 12वां, अपालात्रेय के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? तो ये ऋग्वेद में है अपालात्रेय के मंत्र। ऋग्वेद काल में शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए खुले हुए थे। कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी। पुत्री का उपनयन संस्कार किया जाता था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि कहा जाता था। अगला प्रश्न है 13वां नंबर आते हैं इसमें, निम्नलिखित में कौन शैव संप्रदाय है? तो इसमें सात्वत को छोड़ के लगभग तीनों शैव संप्रदाय, पाशुपत, जंगम, कापालिक, ये तीनों शैव संप्रदाय हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं शैव, पाशुपत, कापालिक, कालामुख। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत, कापालिक और कालामुख में पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्रचलित प्राचीन संप्रदाय है। इनके अतिरिक्त लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। लिंगायत जंगम संप्रदाय से के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। इनके अतिरिक्त कश्मीरी शैव संप्रदाय भी था, जिसे त्रिक, स्पंद, प्रत्यभिज्ञा नाम से भी जाना जाता था, जबकि सात्वत वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। बेसनगर, अगला प्रश्न 14 नंबर है, बेसनगर स्तंभ अभिलेख में निम्नलिखित में से किसे भागवत कहा गया है? तो बेसनगर स्तंभ अभिलेख में हेलियोडोरस को भागवत कहा गया है। हेलियोडोरस को भागवत कहा गया है।
अब आते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। पुरातात्विक प्रमाणों से भी भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना कराकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वसुदेव को देवदेवस कहा गया है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन गाथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया है? ये तो भरहुत स्तूप में है। गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन गाथाओं का सर्वप्रथम अंकन भरहुत स्तूप में किया गया है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में भरहुति स्थित है। यहाँ मौर्य सम्राट अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यह ईंटों का बना था। इसमें वेष्टनी, स्तंभ तथा तोरण पट्टों पर मूर्तियाँ खुदी हुई हैं। ये बुद्ध के जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं तथा मनोरंजक दृश्यों से युक्त हैं। तोरण वेष्टनी पर कुछ ऐतिहासिक दृश्यों का भी अंकन है। 1873 ईस्वी में कनिंघम ने भरहुत स्तूप का पता लगाया था। अगला प्रश्न 16 नंबर है, देखते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो बुद्ध ने वैशाली की, कपिलवस्तु की, कौशाम्बी की, लेकिन उज्जैनी की यात्रा नहीं की। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन, अब उसे रुम्मिनदेई कहते हैं, में हुआ था। धर्म प्रचार के क्रम में उन्होंने कई जगहों की यात्राएं की। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में उन्होंने 5वां वर्षाकाल बिताया तथा 9वां वर्षाकाल उन्होंने कौशाम्बी में बिताया। विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ से बीमारी की अवस्था में वो कुशीनारा पहुँचे, जहाँ पर 1883 ईस्वी पूर्व में उन्होंने शरीर त्याग दिया। मित्रों, अगले प्रश्न पे आते हैं। 17 नंबर है। अब शुरू होता मौर्य काल। मौर्य काल से पूर्व थोड़ा सा पहले का समय। निम्नलिखित जनपदों में से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन सा गणराज्य था? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वज्ज जो है गणराज्य था। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपद में विकसित हो गए। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें से 2 प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र में अंग, मगध, काशी, कोसल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज थे। गणतंत्र में 2 राज्य थे, वज्ज तथा मल्ल। तो ये आसान है, गणतंत्र में 2 याद करने आपको, वज्ज तथा मल्ल। बाकी सारे राजतंत्र थे। अगला प्रश्न 18 नंबर। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटलिग्राम की अंतःशक्ति को पहचाना, जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ? तो ये थे अजातशत्रु जी। इन्होंने पाटलिग्राम की अंतःशक्ति को पहचाना, जो बाद में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ। अजातशत्रु अपने पिता के ही समान साम्राज्यवादी शासक था। इस क्रम में उसका संघर्ष कौशल के वज्जियों से हुआ। वज्जियों के संभावित आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम पाटलिग्राम में उसने एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कालांतर में उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा राजगृह से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र को बनाया। अब आते हैं मौर्य काल में। 19वें प्रश्न से शुरू होता है मौर्य काल। तो 19वां प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? तो पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मोगलिपुत्र तिस्य ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीत मौर्य शासक अशोक के काल में पाटलिपुत्र में बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता मोगलिपुत्र तिस्य ने की। मोगलिपुत्र तिस्य ने कथावत्थ नामक ग्रंथ का संकलन किया था। उसी तीसरी बौद्ध संगीत में मोगलिपुत्र तिस्य ने कथावत्थ नामक ग्रंथ का संकलन किया, जो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत आता है। इस समिति में बुद्ध की शिक्षाओं का विभाजन नए सिरे से करते हुए उसमें अभिधम्म पिटक नामक तीसरा पिटक जोड़ दिया गया। प्रश्न नंबर 20 है। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, कहाँ से शासन कर रहा था? तो वो यूनानी शासक सेल्यूकस था, जो कि सीरिया से शासन कर रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित यूनानी शासक सेल्यूकस था, जो सीरिया में शासन कर रहा था।
इन दोनों के बीच युद्ध का विस्तार वर्णन एपियानस ने किया है। मेगास्थनीज इसी शासक का दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और बिम्बिसार के दरबार में इसी क्रम में डायोडोरस आया था। अगला प्रश्न है 21 नंबर है, ये कथन और कारण वाला है। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। कथन ए, कारण अशोक ने धर्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। कारण आर। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो इसमें क्या है, ए सही है किंतु आर गलत है। अशोक ने अपनी सेना को कभी विघटित नहीं किया था। लगभग 3 शताब्दियों के उत्थान के पश्चात शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य अशोक की मृत्यु के पश्चात विघटित होने लगा। मौर्य साम्राज्य का पतन किसी कारण विशेष का परिणाम नहीं था, अपितु विभिन्न कारणों से इस दिशा में योगदान दिया। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का सैन्य विजय तथा दिग्विजय का युद्ध समाप्त हुआ तथा आध्यात्मिक विजय व धर्म विजय का युग प्रारंभ हुआ, परंतु अशोक ने अपनी सेना कभी नहीं विकसित करी थी। अब देखते हैं 22वां प्रश्न, संगम काल स्टार्ट होता है। स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए। तो स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम डायोडोटस ने चलाए। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। ये अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं। सिक्का निर्माण के क्षेत्र में भारत यूनानियों का ऋणी है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करवाने तथा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करवाने का श्रेय यवनों को ही है। विम कटफिसेस ने सोने एवं तांबे के सिक्के जारी करवाए। ये सिक्के भारतीय प्रभाव से प्रभावित थे। विम कटफिसेस के विशुद्ध स्वर्ण सिक्कों से साम्राज्य की समृद्धि व संपन्नता सूचित होती है, परंतु प्रश्न के अनुसार डायोडोटस का काल पहले है। इस वजह से इस प्रश्न के और इन ऑप्शनों को, विकल्पों को देखते हुए डायोडोटस सही है। 23वां प्रश्न है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहन काल में महाराष्ट्र की प्राकृत भाषा दक्षिण भारत में बोली जाती थी। यह राष्ट्र भाषा थी। सातवाहनों के अभिलेख इसी भाषा में लिखे गए हैं। हाल नामक सातवाहन राजा ने प्राकृत भाषा में ही गाथा सप्तशती की रचना की, जो कि श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य है। प्राकृत भाषा के साथ ही सातवाहन युग में संस्कृत भाषा का भी समान रूप से विकास हुआ। अब गुप्त काल से गुप्तोत्तर काल प्रारंभ होता है। 24वां प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार एक सुवर्ण सिक्के की तौल कितनी होती थी। तो प्राचीन काल में विभिन्न तरह के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार एक स्वर्ण सिक्के की तौल होती थी 80 रत्ती। प्राचीन काल में विभिन्न तरह के स्वर्ण सिक्के प्रयुक्त होते थे, जिनका अनुपात निम्नलिखित है। 5 रत्ती का 1 मासा होता था। 16 मासा बराबर 1 सुवर्ण और 4 सुवर्ण 1 निष्क के बराबर। अतः सुवर्ण 16 सुवर्ण यानी 16 गुणे 5, 1 मासा 1 सुवर्ण में 16 मासा तो 16 ये हो गए, और 1 मासा में 5 रत्ती, तो 16 गुणे 5 बराबर 80 रत्ती। तो 1 सुवर्ण बराबर 80 रत्ती होता था। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। तो विक्रमादित्य जो उपाधि समुद्रगुप्त की नहीं है। समुद्रगुप्त की अश्वमेघ प्रकार की मुद्राओं पर अश्वमेघ पराक्रमा उपाधि अंकित है। वह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसकी एक उपाधि लिच्छवी दौहित्र भी थी। संपूर्ण गुप्त वंश में केवल समुद्रगुप्त के लिए ही सर्वराजोच्छेता की उपाधि मिलती है। इसके अतिरिक्त उसके सिक्कों पर धनुर्धारी प्रकार में, व्याघ्रहनन प्रकार में धनुर्धारी प्रकार में राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण मिलता है। विक्रमादित्य उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय की है। 26वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपतों का एक
ये कट गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपतों का एक संप्रदाय कहाँ कर बस गए थे? तो ये मथुरा है। मथुरा में पाशुपतों का संप्रदाय था। इसकी व्याख्या करते हैं, पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है, जिसकी उत्पत्ति ईस्वी पूर्व दूसरी शती में हुई थी। गुप्त काल में भी इस संप्रदाय के अनुयायी थे। चंद्रगुप्तकालीन मथुरा लेख में उदिताचार्य नामक पाशुपत अनुयायी का उल्लेख मिलता है, जिनके 2 लिंगों की स्थापना करवाई थी। अगला 27वां क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए है। सर्वराजोच्छेता, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये समुद्रगुप्त की उपाधि थी। और फिर आता है महापद्मनंद, अमित्रघात। तो महापद्मनंद नंदवंश के शासक थे, इनकी उपाधि सर्वछत्रांतक। बिंदुसार मौर्य वंश के शासक हैं, इनकी उपाधि थी अमित्रघात। सप्तकर्णी सातवाहन वंश से दक्षिणापथपति, ये दक्षिण भारत से रिलेटेड संबंधित है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक है, इन्होंने सर्वराजोच्छेता उपाधि धारण करी थी। 28वां प्रश्न है, कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर किसके गुरु थे? तो ये थे महेंद्रपाल प्रथम के। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के राजगुरु थे। संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर प्रतिहार राजाओं महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम के दरबार में रहा था। उसने काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्यसाल भंजिका आदि की रचना की। कलचुरी नरेश युवराज प्रथम के समय राजशेखर कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी आया। यहाँ वहीं रहते हुए उसने अपने 2 ग्रंथों काव्य मीमांसा व विद्यसाल भंजिका की रचना की थी। राजशेखर ने विद्यसाल भंजिका में युवराज को उज्जैनी भुजंग कहा है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने समय के एक अच्छे शिक्षा केंद्र सोमपुर बिहार की स्थापना की थी? तो ये धर्मपाल है। धर्मपाल पाल वंश के एक उत्साही बौद्ध शासक थे। उसके लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी जो पहाड़पुर में है में प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना की। उसकी राजसभा में हरिभद्र नामक प्रसिद्ध बौद्ध लेखक निवास करता था। एक अन्य पाल शासक रामपाल के समय औदंतपुरी तथा जगदल में भी शिक्षण केंद्र स्थापित किए गए थे। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रभावती गुप्ता की माता थी? तो यही थी कुबेर नागा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ अपना विवाह किया। उससे एक कन्या प्रभावती गुप्ता उत्पन्न हुई। पूना ताम्रपत्र में उसने अपनी माता का नाम नागकुल संभूता कहा है। चंद्रगुप्त ने वकाटकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रभावती का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चोल शासन में अधिकारियों का चयन करते समय निम्नलिखित में किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता था? ये 21वां प्रश्न है। तो इसमें सभी भूस्वामियों की पात्रता, पद परिवर्तन और लॉटरी द्वारा चयन, ये सारे प्रयोग किए जाते थे। उम्मीदवारों का मनोनयन नहीं किया जाता था। वस्ता चोल स्थानीय शासन में अधिकारियों का चयन भूस्वामियों की पात्रता, लॉटरी द्वारा चयन एवं पद परिवर्तन भी होता था। लेकिन केंद्र के स्तर पर कहीं पर भी यह साक्ष्य नहीं मिलता कि उनका मनोनयन होता था। दूसरी तरफ केंद्र के स्तर पर भी अधिकारी विल्लालर वर्ग से लिए जाते थे, जो कि भूस्वामी होते थे। 32वां प्रश्न है, वह कौन चोल नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? तो ये राजराज प्रथम थे, जिनके काल में तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। चोल स्थापत्य का चरमोत्कर्ष त्रिचनापल्ली जिले में निर्मित 2 मंदिरों तंजौर तथा गंगैकोंडचोलपुरम के निर्माण में परिलक्षित होता है। तंजौर का भव्य शैव मंदिर जो राजराजेश्वर अथवा बृहदीश्वर नाम से प्रसिद्ध है, इसका निर्माण राजराज प्रथम के समय में हुआ था। गर्भगृह के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है, जिसे अब बृहदीश्वर कहा जाता है। जबकि गंगैकोंडचोलपुरम के मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल के शासनकाल में हुआ था।
33वां प्रश्न है, ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? तो ये थे 10,000। नालंदा विश्वविद्यालय में न केवल भारत के कोने कोने से अपितु चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया आदि देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। व्हीली यहाँ के विद्यार्थियों की संख्या 10,000 बताता है। प्रवेश के लिए कठिन परीक्षा ली जाती थी, जिसमें 10 में से 2 या 3 विद्यार्थी मुश्किल से सफल होते थे। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने खंभात में एक मंदिर के मस्जिद, फिर से देखते हैं इसको, निम्नलिखित राजाओं में से किसने खंभात में एक मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए अपने निजी कोष से 1 लाख बलोत्रा का अनुदान दिया था? तो ये थे जयसिंह सिद्धराज। गुजरात के चालुक्य वंशी शासक थे जयसिंह सिद्धराज, इन्होंने 1094 ईस्वी से 1143 ईस्वी तक शासन किया। सिद्धराज धर्म संयुक्त शासक था। उसने धर्मनिष्ठ सा होते हुए भी जैन विद्वान हेमचंद्र को संरक्षण प्रदान किया तथा खंभात में मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए अपने निजी कोष से धन प्रदान किया। सिद्धराज ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर भी बनवाया था। 35वां प्रश्न है, इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किससे होता है? तो यह है नागार्जुन कोंडा से। इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व नागार्जुन कोंडा से होता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के नज़दीक नागार्जुनी कोंडा स्थित है। महाभारत में इसका प्रारंभिक नाम श्री पर्वत मिलता है। सातवाहन नरेश हाल ने श्री पर्वत पर नागार्जुन के लिए एक विहार बनवाया था, जिससे यह स्थान नागार्जुनी कोंडा नाम से प्रसिद्ध हो गया। सातवाहनों के पश्चात इस क्षेत्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन स्थापित हुआ। उनके समय में आंध्र की राजधानी अमरावती से हटाकर नागार्जुनी कोंडा में आई तथा इसे विजयपुरी भी कहा गया। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विरुद्ध अमोघ वर्ष था? तो ये मुंज परमार थे, जिनका विरुद्ध अमोघ वर्ष। मुंज परमार का विरुद्ध क्या था? अमोघ वर्ष। मालवा के परमार राजवंश में 972 ईस्वी में के आसपास सियक की मृत्यु के बाद मुंज परमार गद्दी पर बैठा। इतिहास में वह वाकपति मुंज के नाम से प्रसिद्ध है। उसने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष आदि उपाधियां धारण की। उसने साम्राज्य विस्तार के लिए अनेक युद्ध किए। विजेता होने के साथ ही वह उच्च कोटि का कवि और विद्या व कला का उदार संरक्षक था। पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हालायुध, अमित गति आदि उसकी राजसभा को सुशोभित करते थे।